नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी दरमियान में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है वीडियो रुक गई थी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो द्वितीय विश्व युद्ध तक की चर्चा किए हैं उसमें और वहीं पे वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रुक गई है। आज हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे दोस्तों बारीकी से तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने जीवन में निर्णय लिया वो कहीं कहीं एक बेहतर निर्णय था। उसने जो अपने जीवन में जो संघर्ष की रास्ता को अपनाया, उस जो अय्यासु और आराम की जिंदगी को जो छोड़ करके उसने कांटों की जो रास्ता को अपनाया, वो कहीं कहीं उसके भारतीय इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने में योगदान रहा। वो आईसीएस की नौकरी को छोड़ करके दोस्तों वो जो क्रांतिकारी के रूप में जो एक बहुत बड़ा मुहताज को पेश करके दिखाया, कहीं कहीं उसको भारतीय इतिहास के पन्नों में जाना जाता है और एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। अगर वो एक आईसीएस अधिकारी होते तो शायद आप लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं पढ़ते उसके बारे में, लेकिन उसने उससे भी बड़ा निर्णय लिया, उस नौकरी को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो सत्ता हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए गुलाम बना के रखा है, जंजीर में जकड़ के रखा है, उस सत्ता का सहभागी हम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध मतलब प्रारंभ हुई है 1939 का दौर है और इस समय सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में वो जीत भी गए थे, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद के कारण गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के में जो है वैचारिक मतभेद था। हम लोग चर्चा किए थे कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया ना, तो हम एक तरफ लिख देते हैं बोस और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया। और ये सीतारमैया जो है गांधी जी के मतलब की प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुए हैं, गांधी जी इनके सपोर्टर में है, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस एक तरफ है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है कि चुनाव जीत गए थे, ठीक है, 1580 वोट लाए थे, 1580 वोट लाए थे, जबकि पट्टाभी सीतारमैया जो है 1377 वोट लाए थे। ये जब हार गए, ठीक है, जब तो सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद चलता था। देखिए गांधी जी का मानना था, इसमें वैचारिक मतभेद था दोस्तों। गांधी जी का मानना था कि उन्होंने कहा है कि जो हमारा लक्ष्य है वो भी पवित्र होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति का जो रास्ता है वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि लक्ष्य अगर पवित्र हो तो किसी भी रास्ता से अपनाया जा सकता है, किसी भी रास्ता अपना करके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हमको हिंसा करना हो, अंग्रेजों को खदेड़ना हो, मारना हो, उसके खिलाफ गोली बंदूक उठाना, हम उठा लेंगे। लेकिन अगर हमारा रास्ता पवित्र है, हमारा लक्ष्य पवित्र है, तो हम किसी भी रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन गांधी जी बोले थे नहीं, हमारा रास्ता और लक्ष्य पवित्र के साथ साथ हमारा उद्देश्य भी, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम निर्णय लेंगे वो भी पवित्र होना चाहिए। तो इसी वैचारिक मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस के मतलब विचार के खिलाफ हो गए थे गांधी जी। जब विचार के खिलाफ हो गए थे तो सुभाष चंद्र बोस जो है जीत करके भी हार गए, क्योंकि जो राष्ट्रपति पद पे यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव हुआ तो उसमें कार्यकारिणी परिषद होता था। वो सब कार्यकारिणी परिषद क्या किए, 15 कार्यकारिणी परिषद में लगभग 13-14 ने गांधी जी की बातों में आके क्या की, क्योंकि गांधी जी को सब मानते थे। गांधी जी नाराज हो गए सुभाष चंद्र बोस से, तो सभी कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो गए और इनको जो है पार्टी छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे देखा सुभाष चंद्र बोस की पार्टी जो है टूट रहा है, वो कांग्रेस पार्टी टूट रहा है जो देश की आजादी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा लड़ाई लड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी ही टूट जाएगी तो देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने सोच समझ करके निर्णय लिया और कहीं कहीं उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और टूटते हुए कांग्रेस पार्टी को बचा लिया, क्योंकि वो जानता था, वो दूरदर्शी, कहीं कहीं वो सोचने में सक्षम भी रहा। ठीक है, तो स्थिति जो भी रहे, ठीक है, स्थिति जो भी रहे, परिस्थिति जो भी रहे, सबके लक्ष्य एक ही था दोस्तों, आजादी। विचारधारा जो भी रहे, लेकिन आजादी ही लक्ष्य था सभी का। ठीक है, तो इसी में 1939 का दौर आता है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। चलिए तो हम थोड़ा सा देखिए, आप लोग को 1939 से 45 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखिए यहाँ कहानी क्या हो जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र है, एक तरफ मित्र राष्ट्र है और एक तरफ धुरी राष्ट्र है। देखिए मित्र राष्ट्र में कौन है, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूएसए लिख देते हैं, ठीक है, यूएसए, ठीक है, रसिया है, उस समय यूएसएसआर होता था, ठीक है, रसिया उस समय बहुत सब देश मिल करके था, अभी टूट गया है, ठीक है, इंग्लैंड, यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है, फ्रांस है, इधर फ्रांस भी है। धुरी राष्ट्र में कौन है, जर्मनी है, इटली, तुर्की, ये सब इसके पक्ष में है। जापान भी इसी के पक्ष में है, इसी में आपका जापान आ जाएगा, ठीक है, ये युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है। अब 1939 में जैसे युद्ध छिड़ा, ठीक है, युद्ध छिड़ा तो सुभाष चंद्र बोस वहां पे गांधी जी से समझौता करने का प्रयास किए। गांधी जी को बोले कि गांधी जी को वो बहुत आदर्श मानते थे सुभाष चंद्र बोस, हालांकि वैचारिक मतभेद था दोस्तों, लेकिन गांधी जी को ये आदर्श मानते थे और गांधी जी भी अच्छा प्रेम करते थे सुभाष चंद्र बोस से। हाँ, विचारधारा में अंतर था, ठीक है। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब सुभाष चंद्र बोस बोले कि यही मौका है हमको, इंग्लैंड विश्व युद्ध में लड़ रहा है और हम लोग जो है इधर से लड़ाई लड़के देश को आजाद करा सकते हैं। लेकिन गांधी जी बोले नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दुश्मन को उसकी परिस्थिति के समय दबाना गलत है। तो सुभाष चंद्र बोस बोले उसमें कि गांधी जी प्रथम वर्ल्ड वार में भी हमने उसको साथ दिया था, प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने उसको साथ दिया, अपना सेना भी दिया, लेकिन बदले में हमको क्या मिला, आजादी के बदले में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, काला कानून, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी बोले नहीं, हम इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के विषम परिस्थिति में फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसी में दोनों के विचार में मतभेद हो जाता है, ठीक है, 1939 में। और कहा जाता है कि इसी समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक नया निर्णय लेने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो अब सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे करके वो एक निर्णय लेने का प्रयास करते हैं कि हम जो है किसका सपोर्ट पाएंगे, हम जो है मतलब कि जर्मनी का। हालांकि वो सोचे थे यूएसएसआर का सपोर्ट पाने के लिए, क्योंकि यूएसएसआर जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, साम्राज्यवाद, और कहीं न कहीं इंग्लैंड जो है साम्राज्यवादी नीति के तहत इंडिया को गुलाम बना के रखा था नहीं, और कई सारे देशों को गुलाम बना के रखा था। यूएसएसआर जो है उस विचारधारा के खिलाफ थे, ठीक है। तो इसका सपोर्ट पाके वो चाह रहे थे कि हम देश को आजाद कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य उसी समय 1940 ईस्वी में जो है 1939 में वो फैसला लिए। 1940 ईस्वी में हॉलवे विरोध के कारण क्या हो गया, इनको जेल में डाल दिया गया। 1940 में जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जब इनको जेल में डाल दिया गया, अंग्रेज चाहते थे कि जब तक हम वर्ल्ड वॉर में फंसे रहेंगे तब तक इसको जेल में ही सड़ाएंगे, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस देश की आजादी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तब तक जेल में रखेंगे बड़े बड़े नेताओं को। और अंग्रेज हमेशा ऐसा करते रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये हो गया कि सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम जेल से बाहर निकलें और देश की आजादी के लिए एक बड़ा योगदान दें, ठीक है। अब कहा जाता है कि इनको स्वास्थ्य के आधार पे जब इनको जेल में डाला गया, अंग्रेज इन लोगों के साथ, इन क्रांतिकारियों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया करता था, बहुत शोषण करता था, ठीक है। तो उसी में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो स्वास्थ्य के आधार पे जो है इनको 1941 ईस्वी में रिहा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन रिहा करके दोस्तों बाहर नहीं रखा इनको नजरबंद कर दिया गया, ठीक है, नजरबंद, इनका घर में ही इसको बंद करके बहुत सारा मतलब सुरक्षा लगा दिया गया, देख रेख में हमेशा 24 घंटा सैनिक लगा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस घर से न निकले, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं ना कि जब देश प्रेम का शोला दिल में लग जाता है तो दुनिया का हर खुशी फीका नजर आता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस देश की आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, इस देश के लिए मरना मिटना चाहते थे ताकि हमारा देश आजाद हो। क्योंकि गुलामी क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था कितना शोषण था हमारे देश में, लोगों को भोजन नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, ठीक है, पेट भर से भोजन नहीं मिलता था। अगर भोजन मिलता तो शायद आंदोलन होता, लेकिन भोजन ही नहीं मिलता था, इतना शोषण था हमारे देश में, ठीक है। आप अभी भी सोचिए दोस्तों कि आज का जो किसान है, आज की भूमि जो है उर्वरता शक्ति बढ़ चुकी है, हम लोग खाद बीज और नई तकनीकी से जो है कि उपज कर रहे हैं, भूमि में नए फसल की नई नई पद्धति आ चुकी है, हम लोग विकास कर चुके हैं। लेकिन क्या आज भी किसान समृद्ध है? आज भी किसान समृद्ध नहीं है। और उस परिस्थिति में भी समृद्ध नहीं, किसान के पास अगर एक साल में 50,000 रुपया आप मांग लीजिए तो मध्यम किस्म के किसान भी आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूंजी उनके पास जमा ही नहीं हो पाता है।
और जो निचले स्तर के किसान हैं उनको तो हमेशा कर्ज में ही चलते हैं। वो फसल को चुकता, फसल उपजता है उनका, तब वो उनका चुकता करके वो काम चलाते हैं। सोचिए उस समय क्या परिस्थिति रहा होगा किसान के साथ, और उस परिस्थिति में उसको टैक्स देना पड़ता था। सोचिए आज भी किसान, अगर आज भी किसान से टैक्स लिया जाए एक्स्ट्रा, जैसे अंग्रेज लेता था, टैक्स तो देना ही पड़ता है दोस्तों, लेकिन एक्स्ट्रा अगर लिया जाए तो क्या किसान जी पाएगा? जब आज ये हाल है, उस समय सोच सकते हैं आप किसानों के साथ क्या स्थिति रहा होगा, मजदूरों के साथ क्या हालत होता होगा। उस शोषण से कोई भी व्यक्ति आजादी चाहेगा, ठीक है, और उस दर्द को, उस तकलीफ को इन क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने समझा और इस देश की आजादी के लिए कहीं कहीं अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़ा तो किए ना। तब जाकर के आज हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र में जीते हैं दोस्तों। हम आपके सामने बोल पाते हैं, हर चीजों को पेश कर पाते हैं, हर व्यक्ति हम लोग जो है, ठीक है। चलिए, तो इनको जब नजरबंद कर दिया गया तो यहाँ पे एक नया निर्णय लेते हैं। ये सोचते हैं, आप इसमें फिल्म भी बना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप लोग देखिएगा, उसमें सब कहानी दिखाया गया है इनके संघर्ष के बारे में, किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने जीवन में संघर्ष किया है और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है। कहा जाता है कि उसने निर्णय लिया कि हम तो घर में नजरबंद हैं, ठीक है, तो ये घर में सबको बोले कि अब हम जो है संन्यास ग्रहण करेंगे। ये फिलोसफी पढ़े थे और एक बार को कहा जाता है हिमालय भी भाग गए थे ये, ठीक है। तो ये निर्णय लेते कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे। घर में ये सबको बताता है कि हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे, हम एक ही घर में रहेंगे, बंद रहेंगे कमरा में, उसी में हम ध्यान मग्न करेंगे। ये बहाना था उनका भागने का, क्योंकि निकलता कैसे, और अंग्रेज तो चाहता था कि इसको सड़ा दें जब तक युद्ध चलता रहेगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी रुकने वाला कहाँ था। तो कहा जाता है कि ये मतलब सबको बताता है कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे, हम 15 दिन तक एक ही कमरा में बंद रहेंगे, एक ही टाइम भोजन करेंगे, नीचे में सोएंगे। सोचिए दोस्तों, जिस समय ये बोले होंगे कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे, सोचिए कि एक माता पिता पे क्या गुजरता होगा। एक माता पिता को छोड़ के क्रांतिकारी अपने देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता था। सोचिए उस समय उस माँ का दिल में क्या गुजरता होगा जब ये बोले थे कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे। कहा जाता है उस फिल्मों में दिखाया गया उनकी माँ रो पड़ी थी। कोई भी माँ नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा, एक आईसीएस अधिकारी था उस समय, डीएम पोस्ट रैंक का अधिकारी, और वो जो है देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, एक समय जेल में मतलब कि धक्का खा रहा है। सोचिए एक माँ पे क्या बीतेगा, एक परिवार पे क्या बीतेगा। लेकिन इन ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने अपने दृढ़ संकल्प से न तो परिवार को समझा, न अपने आप को समझा, इस देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो इसकी महत्ता को समझना चाहिए दोस्तों, इन क्रांतिकारियों के योगदान को समझना चाहिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये वहां पे निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे, और एक ही आदमी मिलेगा उनसे। उनका एक भतीजा था शिशिर कुमार घोष, कल भी बताए थे आपको, और उनकी एक भतीजी भी थी, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उन दोनों को ये प्लानिंग बता दिया गया था, ठीक है, और उसी दोनों के सहयोग से ये भागते हैं। तो कहा जाता है कि घर में नजरबंद हो गए और उसी में इनसे कोई नहीं मिलेगा, ये बहाना था उनका। और यहीं पे वो क्या करते हैं कि एक दिन रात में नजरबंद होने के एक दिन रात में वो क्या करते हैं, सबको पता है कि वो घर में ही रहते हैं नजरबंद, रात में वो है गाड़ी में बैठ करके, उनका जो भतीजा था शिशिर कुमार, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, ये इनको मतलब कि गाड़ी में छोड़ने के लिए आए थे स्टेशन। देखिए ये आपका बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, ये बंगाल में ट्रेन पकड़े थे। बंगाल में जो ट्रेन पकड़े थे उसका नाम था फ्रंटियर मेल ट्रेन पकड़े थे। उस समय भाप इंजन था जो कोयला से चलता था, उस फिल्म में दिखाया गया है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है। अब देखिए कहा जाता है कि शिशिर कुमार घोष इनको जो है कि गाड़ी से छोड़ने आते हैं, और सुभाष चंद्र बोस अपना भेष बदल लेते हैं। वो अपना भेष बदल करके अपना नाम जो है जियाउद्दीन रख लेते हैं, ठीक है, जियाउद्दीन, ठीक है। और उसमें फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि जब मतलब वो जियाउद्दीन बन के गए थे तो उनको जो है, और उनका मतलब कि शिशिर कुमार घोष को जो है मालिक और जियाउद्दीन उनका ड्राइवर, लेकिन गाड़ी शिशिर कुमार ही चला रहा था। तो उनको रास्ते में दरोगा रोक लेता है। तो उनका जो मतलब कि एड्रेस था कलकत्ता का था, एल्गिन रोड, शायद 32 बटा ऐसे कुछ है, 38/32 है शायद एल्गिन रोड, वो वहां का मतलब की डिटेल्स है वहां का, ठीक है। तो उनका दरोगा पूछता है क्या ये तो वहीं का लोकेशन है, बोस को जानते हो क्या, वो नेतवा जो बोस है सुभाष चंद्र बोस। तो वो घबरा जाता है शिशिर कुमार घोष, ठीक है, वो छोटा था, अभी बहुत उम्र का नहीं था, लेकिन फिर भी वो था ही।
घबरा जाता है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस तो भेष बदले थे अपना, वो जो है जियाउद्दीन का भेष में थे, तो वो बाहर निकल के उनको समझाते हैं कि आप कभी सुभाष चंद्र बोस से मिले हैं? तो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं मिला हूं। तो वो कहता है कि जिंदगी में एक बार जरूर उनसे मुलाकात होगी। तो शायद दोस्तों उसको बाद में याद आता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ही था। ठीक है, तो चलिए, लेकिन वो जो है निकल जाते हैं और वो जो है बंगाल में, ठीक है, फ्रंटियर में कलकत्ता में ट्रेन पकड़ते हैं। ठीक है, और वहां से वो आ जाते हैं बंगाल से, वो ट्रेन पकड़ के पेशावर, पाकिस्तान, पेशावर। ठीक है, पेशावर वो निकल जाते हैं, भेष बदल करके वो निकलते हैं पेशावर। और पेशावर में उनको एक व्यक्ति सपोर्ट करता है काबुल जाने के लिए। ठीक है, उसका नाम था भगत राम तलवार। यहाँ उनको कौन सपोर्ट करता है? भगत राम तलवार, भगत राम तलवार। ये फिल्म में दिखाया गया है भगत राम तलवार का जो रोल जो है कि राजपाल यादव किए हैं। ठीक है, लेकिन सोचिए कि ओरिजिनल जब वो जा रहे होंगे उस चीज को मतलब फील कीजिएगा दोस्तों, तब आपको लगेगा कि क्या उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, भगत राम तलवार मतलब कि इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, इसमें अपना नाम रहमत खान रखा था। ठीक है, अब बोस जो है इनके चाचा के रूप में थे, गुंगार बहरा के रूप में। भगत राम तलवार ने अपना नाम चेंज कर दिया था, रहमत खान रख दिया था, रहमत खान। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को रहमत खान का चाचा बना दिया गया था, और सुभाष चंद्र बोस गुंगार बहरा थे उसमें। ठीक है, ऐसा ऐसे करके वो वास्तविक में भी इसी तरह से वो गए थे। और वो पेशावर से वो चल गए, इनके सपोर्ट से, भगत राम तलवार के सपोर्ट से चल गए काबुल। ठीक है, काबुल पहुंच गए, यानी कि काबुल, इससे आगे अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, फिर यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पे हो गया आपका काबुल। और काबुल में उनको एक व्यक्ति सपोर्ट किए थे, उनका नाम था उत्तम चंद। उत्तम चंद, उत्तम चंद यहाँ सपोर्ट किए। उनको जाना कहाँ है? उनको यहाँ रूस की राजधानी यहाँ पर है मास्को जाना है, मास्को जाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इनको मास्को जाना था। तो कहा जाता है कि उत्तम चंद जो है यहाँ काबुल में सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते हैं। और इसने जो है जर्मनी, जापान की एम्बेसी से भी बात करने का प्रयास करता है, मुलाकात भी करता है, कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। वो मास्को के जगह पे वो मास्को नहीं जा पाता है, वो चल जाता है कहाँ? वो चल जाता है यहाँ जर्मनी, यहाँ इधर से वो यहाँ जर्मनी आ जाता है। और जर्मनी में अभी याद कीजिए कौन है? जर्मनी में हिटलर है। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र से है जर्मनी में ना। अब देखिए कहीं कहीं ये अंग्रेजों के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है धुरी राष्ट्र, तो ये भी तो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को किसी भी हाल में देश की आजादी के लिए लड़ना था। वो मास्को नहीं जा पाए तो वो जर्मनी चल गए, और जर्मनी में जब मतलब कि हिटलर से कहा जाता है जब मिलने गए, ठीक है, तो हिटलर के बारे में कहा जाता है हिटलर का इतना दुश्मन था कि वो कई सारे मतलब अपना हमशक्ल रखते थे। अब वो हिटलर वास्तविक में कोई काम नहीं करते थे कभी, सब उसका जो है कि जो उनका हमशक्ल था वही करते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस गए मिलने तो उधर से उसका डुप्लीकेट आया। ठीक है, तो डुप्लीकेट आके बोलता है कि हेलो मैं हिटलर, तो बोलता है कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस उसको पहचान लिए। क्यों पहचान लिए भाई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, इतना बड़े पावरफुल व्यक्ति, अब सुभाष चंद्र बोस उनसे मदद मांगने गया है तो वो झुककर थोड़ी ना बोलेगा पहले सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं नहीं भाई, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, इंडिया से आया हूँ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ। तो फिर बोले हिटलर को भेजिए, तो वो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे पहचान लिए? फिर दूसरा आए, फिर दूसरा भी वही हाल किए। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस पहचान लिए, तब हिटलर को भी लग गया भाई कि कैसा आदमी है ये, पहचान लेता है। आज तक पूरी दुनिया में हिटलर को कोई नहीं पहचान पाया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक IAS अधिकारी था, शार्प दिमाग का था, वो पकड़ लिया। ठीक है, तो वास्तविक में जब हिटलर से मिले तो हिटलर आए एकदम शान बान से, उसके बाद मिले, तब उनसे जो है मदद की गुहार लगाई। तो हिटलर बोले यहाँ पे, ठीक है, उनको किसी भी हाल में मदद चाहिए था। ठीक है, तो हिटलर क्या बोले देखिए, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ क्रांतिकारी कुछ अपने काम में लगे। हिटलर बोले यहाँ जर्मनी में कि देखिए यहाँ से इंडिया बहुत दूर है, अगर हम आपको यहाँ सैनिक सपोर्ट करेंगे तो यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए जर्मनी का ही सपोर्टर कौन है इधर? ये जापान है, ये जापान है। ठीक है, तो हिटलर बोले मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ जापान जाने के लिए, आप जापान चल जाइए। तो जापान वो जाने के लिए आए, तो यहाँ पे जावा, और ये आपका सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है।
ठीक है। ये जावा सुमात्रा द्वीप जापान ने जीत लिया था, इंडोनेशिया, ये सिंगापुर, यहीं पे आपका पड़ता है सिंगापुर, ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ता है सिंगापुर। तो इन सब क्षेत्रों में जापान का कब्जा था, ठीक है। जो अंग्रेजी सैनिक था और जापानी सैनिक में वहां जब युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इन क्षेत्रों पर जापान कब्जा कर लिया था। तो जो है हिटलर की सपोर्ट से, हिटलर ने सपोर्ट किया सुभाष चंद्र बोस को और वहां पे पनडुब्बी से उनको भेज दिया सुमात्रा द्वीप, ठीक है। और जब सुमात्रा द्वीप पे आए तो जापान से वो सपोर्ट, मतलब कि वो बात करवा दी, जापान इनका सपोर्ट करता है। आज तो यहीं पे कहा जाता है कि सिंगापुर में ही बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी सैनिक थे जो कि अंग्रेजों के मतलब पक्ष से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को साथ दे रहे थे, ठीक है। और यही सिंगापुर में जो है, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, याद कीजिए दोस्तों, यहीं पे आजाद हिंद फौज बनाए थे मोहन सिंह। एक सेकंड, देखिए यहीं पे जो है मोहन सिंह, यहाँ पे एक व्यक्ति था मोहन सिंह, इसने जो है यहाँ पे आकर के ये लोग प्लानिंग किए थे, यहाँ पे इन लोगों ने आजाद हिंद फौज बनाए थे, आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, इसने बनाए थे मोहन सिंह ने इसको, और इसी को सपोर्ट किए थे रास बिहारी बोस, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज का कहा जाता है कि रास बिहारी बोस ने अपनी सारी संपत्ति जो है मतलब कि बेच करके, इंडिया में जितना संपत्ति था वो बेच करके वो सैनिक का गठन किया था यहाँ आकर के, ताकि वो लोग जो है देश की आजादी के लिए इस सैनिकों को लेके जाए और देश की आजादी के लिए लड़े। तो आधुनिक भारत में आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से बताएंगे किस तरीके से क्रांतिकारी ने अपने देश से नहीं विदेशों से भी लड़ाई लड़ी है, और उन सब का नाम आप मतलब बहुत सारे लोग तो हमारे देश के क्रांतिकारियों के नाम भी नहीं जानते जिसने अपने इस देश की आजादी के लिए योगदान दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आजाद हिंद फौज, इसको जो है रास बिहारी बोस, ठीक है, इसकी मोहन सिंह ने जो इसकी स्थापना किया था आजाद हिंद फौज का 1940 या 39 के आसपास किया था, ठीक है, 1940 है शायद, एक बार आप लोग डेट देख लेंगे, ठीक है। लेकिन 1943 जब इन लोगों ने यहाँ फौज का गठन किया था और यहाँ पे अब आ गए कौन, सुभाष चंद्र बोस, तो कहा जाता है 1943 ईस्वी में, 1943 में इस फौज का जो है नेतृत्व करता सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस एक शातिर दिमाग के थे, एक आईसीएस अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, हर चीजों में ये निर्णय लेने में बेहतर थे, ठीक है। और इन सभी के सपोर्ट से रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के सपोर्ट से कहा जाता है यहाँ बड़ा सैनिक तैयार करता है, ठीक है, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। अभी याद कीजिए इंडिया में अंग्रेज है लेकिन विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और उसी का ये लोग फायदा उठाना चाहता है, ठीक है, फायदा उठाना चाहता है ताकि वो जो है इंडिया में, इंग्लैंड जो है विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और हम लोग इधर से जो है आक्रमण करेंगे इंग्लैंड पर, तो इंग्लैंड जो है विश्व युद्ध में उससे लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है विश्व युद्ध में लड़ेगा तो हमारा देश छोड़ के वो भाग जाएगा। ये उद्देश्य है इन लोगों का, इसीलिए यहाँ सैनिक तैयार करके रखे थे। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आए और कहा जाता है कि इस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व 1943 में ये खुद लिए। और यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारा हिंदुस्तानी सैनिक था दोस्तों, कहा जाता है कि लगभग 30 से 40 हजार हिंदुस्तानी सैनिक था जो अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ रहा था, अंग्रेज के पक्ष से लड़ रहा था, ठीक है। और उस सभी सैनिकों को कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस भाषण दिए, मोटिवेट किए कि बोला शर्म करो, जिस देश ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा है तुम चंद पैसे के लालच में उस देश के लिए लड़ रहे हो, और ये हमारी भूमि है, ये भारत की भूमि है, ये हिंदुस्तान की भूमि है, और इस भूमि के लिए, इस भूमि के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। एक बार सोच के देखो दिल में कि चंद पैसों के लालच में तुम लोग अंग्रेजों के साथ दे रहे हो, वो गद्दारी सत्ता के साथ दे रहे हो जो हमारे देश को खून चूसता है, हमारे देश की जनताओं का खून चूसता है। कहा जाता है कि वो वहां पे सैनिकों को खूब मोटिवेट करता है। कहा जाता है कि सैनिक जो है इंग्लैंड का जो साथ में था उनको छोड़ करके इसके सैनिक में आ जाता है। और यहाँ पे रास बिहारी बोस ने कई सारे सैनिक का मतलब कि वो बनाए थे, ब्रिगेड बनाए थे। इसमें आपका रानी झांसी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, मतलब गांधी ब्रिगेड था, यानी कि उस यहाँ पे सिंगापुर में, तो हम इधर लिख देते हैं। देखिए सिंगापुर में जो है झांसी ब्रिगेड था, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड था, नेहरू था, गांधी ब्रिगेड था, ठीक है। कहीं कहीं इन सबको कहीं मतलब सुभाष चंद्र बोस अधिक चाहते होंगे, ठीक है। गांधी जी को वो आदर्श मानते थे दोस्तों, विचारधारा में भले ही अंतर था लेकिन गांधी जी को वो बहुत आदर्श मानते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे गांधी जी मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे विचारधारा के खिलाफ है,
ठीक है। तो कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारा सैनिक तैयार करते हैं और किसके, जापान के सहयोग से, ठीक है। जापान भी साथ देता है और जापान के सहयोग रसद पानी बहुत मदद किया जापान, और कहा जाता है उनके सहयोग से यहाँ बड़ी सेना तैयार करता है। और इंग्लैंड विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और ये चाहता है कि हम इधर से क्या करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे। यहाँ पड़ता है आपका दिल्ली, ठीक है। हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और भारत को क्या करेंगे, आजादी दिला देंगे, ठीक है। भारत को आजादी दिला देंगे। और कहीं कहीं उद्देश्य जो है दोस्तों, कहीं कहीं एक था, देश की आजादी। और इन सभी सैनिकों को तैयार करके वो जो है टूट पड़ता है सैनिकों के साथ। और यहीं पे सिंगापुर में उसने भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था कि गांधी जी हमारे देश के पिता हैं, राष्ट्र के पिता हैं, क्योंकि वो गांधी जी को आदर्श मानते थे और गांधी जी से आशीर्वाद लिए तब यहाँ से युद्ध प्रारंभ किए, ठीक है। और यहीं पे उसने भाषण देते हुए कहा था जय हिंद का नारा लगाया था। यहीं पे उसने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। तो यहीं से, क्योंकि उनका उद्देश्य कहाँ तक आना था, दिल्ली तक आना था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पे सभी सेनाओं को, इन रानी झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, इन सभी नेहरू ब्रिगेड के सेनाओं को भाषण देते हुए उसने कहा था कि जय हिंद का नारा लगाया था, ठीक है। और यहीं पे कहा था दिल्ली चलो। और यहाँ पे सेनाओं को लास्ट में उन्होंने कहा था संबोधित करते हुए सेनाओं को कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। यानी इनका मकसद था कि तुम अपने जान और प्राण लगा करके मेरे साथ दो और हम क्या करेंगे उसके बदले में, आजादी देंगे। और उसमें यहाँ के सभी जनताओं से सपोर्ट मांगता है, उस फिल्म में भी दिखाया गया है, सपोर्ट मांगता है वो। और कहा जाता है कि हर महिलाएं कुछ जेवर जेवरात दे देता है दान में, अपने बेटा को दे देता है ताकि उस सैनिक में भर्ती हो सके और देश की आजादी के लिए लड़ सके। तो देखिए दोस्तों, एक नेतृत्वकर्ता की क्षमता और गुण जो दिखाई देता है सुभाष चंद्र बोस में, ठीक है। एक अकेला इंसान, आप सोचिए कितना बड़ा हिम्मत है उनके पास, जो एक नजरबंद था, वो कैदी के रूप में था देश में बंधा हुआ, लेकिन एक नॉलेज उनको कहां तक पहुंचा देता है, वो दिमाग लगाता है, वो विदेशों की सपोर्ट से एक बड़ी सेना तैयार कर देती है। और कहा जाता है कि सैनिक तैयार करके यहाँ का जो ये जो मलाया द्वीप है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, इन सभी क्षेत्र को आजाद करा देता है दोस्तों। और कहा जाता है कि जो ये जो पूर्वी हिस्सा है भारत का, नागालैंड, मेघालय, असम का हिस्सा को वो आजाद करा लेता है अंग्रेजों के चुंगल से। और यहाँ पे जो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा आज भी जो है स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, उस द्वीप को सबसे पहले वो 1945 में ही आजाद करा लिए थे। 1945 में ही वो आजाद करा करके यहाँ झंडा फहरा दिए थे। तो हमारा देश का जो पहला हिस्सा था 1945 में ही आजाद हो चुका था, जबकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो 1945 में यहाँ पे वो आजाद करा लिए थे और वहां पे झंडा फहरा दिए थे और स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे कि हिंदुस्तान अब आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से एक घटना, और ये सब जापान भी सपोर्ट कर रहा था रसद पानी देने में, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी बीच में कहा जाता है यहाँ तक आ गया था दोस्तों, मंजिल एकदम नजदीक था, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं था, ठीक है, दिल्ली दूर नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि यहीं पे अचानक एक घटना घट जाता है। अमेरिका क्या करता है, जापान की हिरोशिमा में, ठीक है, 6 अगस्त को, और नागासाकी में 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो है बम गिरा देता है। और बम गिराने के कारण जो है जापान का ही हालत खराब हो जाता है। जब जापान का ही हालत खराब हो गया तो वो भारत की सैनिकों को कैसे सपोर्ट करेगा, और इतनी सैनिकों का रसद पानी, खाना पीना, वेतन, कपड़ा कहां से आएगा। तो जापान उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन जापान में बम गिर जाने के कारण, ठीक है, उसका स्थिति खुद खराब हो जाता है और वो भारत को सपोर्ट नहीं कर पाता है। और उसी में कहा जाता है कि जब जापान का सहयोग नहीं मिलने लगा तब सुभाष चंद्र बोस घबरा गए। लेकिन कहा जाता है कि इतने बड़े हिम्मतवर व्यक्ति टूट नहीं सकता था कभी, ठीक है, जो अपनी जज्बात से, अपनी ताकत से इतनी बड़ी सेना खड़ा कर सकता है और देश की आजादी के लिए अकेला लड़ सकता है, ये कभी टूट नहीं सकता है दोस्तों। अकेला हिंदुस्तान से वो जर्मनी में जाके हिटलर से मिलता है, पूरी क्षेत्रों का यात्रा करता है, वो कभी टूट नहीं सकता है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 1945 में 17 या 18 अगस्त था दोस्तों उस दिन, ठीक है, 17 या 18 अगस्त था, एक बार डेट आप लोग देख लीजिएगा, शायद 17 अगस्त ही है, ठीक है, 17 अगस्त 1945 की बात है। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ बम गिराया, 17 अगस्त को जब वहां से सब रसद पानी बंद हो गया तब इनको लगा कि हमारा मंजिल अब नजदीक है, हिंदुस्तान अब आजाद होने वाला है, हम टूट कैसे सकते हैं। तब वो सोचता है कि नहीं, अब हम रसिया से सपोर्ट लेंगे। ये आपका रूस है, क्योंकि रसिया साम्राज्यवाद के खिलाफ है, वो भारत को सपोर्ट करेगा। और आज भी सबसे बड़ा दोस्त हमारा कौन है, रसिया है,
ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति में इंडिया को हर हमेशा साथ दिया है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ है न, समाजवाद के पक्ष में, यानी कि अंग्रेजी जो मतलब साम्राज्यवाद नीति के तहत भारत को गुलाम बनाया है उस विचारधारा के खिलाफ था रसिया। ठीक है, तो वो सोचता है, मतलब सुभाष चंद्र बोस यहाँ सोचते हैं कि अब हम रूस से सपोर्ट लेंगे। वही रूस से सपोर्ट लेने के लिए वो सिंगापुर से आए थे, ये पड़ता है आपका ताइवान। ठीक है, ताइवान से उनका मतलब कि जहाज उड़ने वाला था और कहाँ जाने वाला था, रसिया। ठीक है, रूस की मॉस्को। लेकिन कहा जाता है कि दुर्भाग्य से, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जो हवाई जहाज वो क्रैश हो जाता है, और जिसका प्रमाण आज भी नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है। कहा जाता है कि किसी भी लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े ताकतवर नेता कैसे मर सकते हैं। उनका परिवार में किसी को विश्वास नहीं हुआ, मर गए फिर भी विश्वास नहीं हुआ दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस मरे थे। इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति कैसे मर सकते हैं, इतने बड़े जाबाज व्यक्ति कैसे मर सकते हैं, आज भी लोगों को विश्वास नहीं है इसके बारे में। ठीक है, हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार में 2017 में इसको लेकर के कुछ बातें कही गई है। ठीक है, लेकिन जो भी हवाई मतलब कि क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसका प्रमाण आज भी नहीं मिलता है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाद में जिंदा रहे थे, हवाई जहाज क्रैश होने के कारण मृत्यु नहीं हुई थी, एक बाबा के रूप में रहे थे, गुमनामी बाबा के रूप में। लेकिन ये सब सच्चाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसका प्रमाण ठीक तरीके से नहीं मिल पाया। उनका बेटी आज भी है, उसका अनीता बोस। ठीक है, अनीता बोस वो बूढ़ी हो चुकी है, प्रोफेसर से रिटायर कर चुकी है वो। ठीक है, तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हो जाती है और इनकी सेना टूट बिखर जाता है, तब कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, ठीक है, उसकी सेनाओं को जो है पकड़ लेता है। उनका जो कर्नल था, जो बहुत ही जाबाज कर्नल था, 3 कर्नल था दोस्तों। ठीक है, उसमें कर्नल सहगल, गुरबख्श सिंह और शहबाज ढिल्लो। ठीक है, शहनवाज ढिल्लो। ठीक है, इसका 3 कर्नल जब सुभाष चंद्र बोस मर जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो सेना का जो नेतृत्व कमांड संभाला था जनरल, ठीक है, उसमें था कर्नल सहगल, शहनवाज ढिल्लो और गुरबख्श सिंह ये पंजाबी था। ठीक है, और इन तीनों को जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, और इस पे जो है इन तीनों पर जो है लाल किले में देशद्रोह का मतलब कि देशद्रोह का आरोप लगा करके इसमें कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, लाल किले में जो है इनका कार्रवाई किया जाता है इन तीनों सैनिकों पर। ठीक है, तो इसका जो वकालत किए थे भारतीय व्यक्ति, उसका नाम था भूला भाई देसाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भूला भाई देसाई किए थे। ठीक है, शायद जहां तक मुझे ध्यान में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, बीपीएससी में भूला भाई देसाई ने किया था। और इसके साथ साथ सपोर्ट में और कई व्यक्ति थे, जैसे कि इसमें टीबी सप्रू भी थे। ठीक है, अरुणा आसफ अली भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ये लोग इनके सपोर्ट में थे। लेकिन वकालत इसने भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इन लोगों को कहा जाता है, इन लोगों को जब पूछा गया, इन लोगों को बहुत अंग्रेजों ने टॉर्चर किया पकड़ करके। ठीक है, और कहा जाता है इन लोगों की जो मतलब जाबाजी को देख करके अंग्रेजी सरकार के हिल जाता है। इन लोगों के कारण कहा जाता है कि देश के जो मतलब अंग्रेजों ने जो जंजीर को बांध के रखा था, उस जंजीर को इन लोगों ने कमजोर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की सेनाओं ने कमजोर कर दिया था, देश के हर क्षेत्रों में विद्रोह फैल गया था। ठीक है, यानी कि आजादी का बिगुल जो है पूर्ण रूप से बज चुका था। ठीक है, देश के हर जनता अब आजादी के लिए मांग कर रहा था, क्योंकि इन सैनिकों का भाषण को सुन करके जब पेपर में छपाई हुआ, इन लोगों से जब कहा गया कि आप लोगों ने देशद्रोह किया है, इन लोगों ने जाबाजी से सीना तान के कहा कि नहीं, मैंने सुभाष चंद्र बोस की सेना में रह करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, वो कहीं न कहीं अपनी मिट्टी के लिए लड़ी है, और ये सही है। ठीक है, और इन सभी ने जाबाजी से जो है कि मतलब बोलते हैं, और वो चीजें पेपर में छपता है। देश का हर युवा क्रोधित हो गया था, हर युवा आजादी चाहता था। और कहा जाता है कि हर क्षेत्रों में, इधर विशाखापट्टनम, इधर मुंबई, इधर मतलब बनारस, इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह हो जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेजी सैनिक उस समय मात्र जो है अंग्रेजी सैनिक उस समय शायद 25 लाख था, 25,000 था शायद। ठीक है, 25,000 था, और हिंदुस्तानी सैनिक लगभग 40 लाख था, 40 लाख के समथिंग में था। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल करता था। कहा जाता है कि हिंदुस्तानी सैनिक ने मतलब कि सेना मतलब सैनिक में सेवा देना बंद कर दिया, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया लास्ट में। ठीक है, और कहा जाता है कि देश के हर क्षेत्रों में जो है आजादी का बिगुल बज चुका था।
तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों। और उस समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड वेवेल था, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल था, ठीक है। और मतलब कि लॉर्ड वेवेल था, और उसने जो है इन तीनों को जो है फांसी नहीं देता, इन तीनों को माफ कर देता। इनकी मतलब कि हिम्मत को देख करके, देश के लिए जो भावना थी इनकी दिल में, उन सभी को देख करके अंग्रेजी सरकार झुक जाता है और इन तीनों की सजा को माफ कर देता है, ठीक है। आज भी आप लाल किला जाइएगा तो सुभाष चंद्र बोस के जो सैनिक का ड्रेस है, ठीक है, कर्नल सहगल, सरवाई ढिल्लो, गुरु बख्श सिंह का आज भी रखा गया है लाल किले में, लाल किले के म्यूजियम में, ठीक है। आज भी इनका ओरिजिनल, मैं वहां गया हूँ, ठीक है। आप लोग कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। उसके बाद इन तीनों को माफ कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो काम करके दिखाया, ठीक है, उसने जो है कहीं कहीं हिंदुस्तान में जो जंजीर था उसको तोड़ दिया था, ठीक है। बस अब जंजीर को हटाने की जरूरत था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने जो इतनी बड़ी सैनिक खड़ा करके जो इसने काम किया, कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हर सैनिक अंग्रेजों की सैनिक से बगावत करने लगा, हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में बगावत होने लगा, और कहीं कहीं 1947 में जाकर के देश आजाद भी हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों देश की आजादी में। और लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन भी बोले थे, जब देश की आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, और उस समय इटली का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था, पहले चर्चिल था, ठीक है। चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी का था, बाद में वहां लेबर पार्टी की सरकार बना जिसमें क्लीमेंट एटली बना। क्लीमेंट एटली ने वहां कहा, उन्होंने भारत आकर के खुद कहा कि जब आपने विश्व युद्ध को जीत ही लिया, परिस्थिति आपके अनुरूप है, तो आप देश को आजाद क्यों करना चाहते हैं जब आप जीत ही गए। तो उसने बोला था कि सुभाष चंद्र बोस, उसने किसी का नाम नहीं लिया, बोला कि सुभाष चंद्र बोस की सैनिकों ने जो करके दिखाया, उसने अंग्रेजी सैनिकों की हिम्मत तोड़ दिया, अंग्रेजी अधिकारियों का हिम्मत तोड़ दिया। अब हिम्मत नहीं है इतना कि मतलब आजाद हिंद फौज जैसे सैनिक इतने खड़ा हो गए हैं कि अब हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि हम आपके देश में शासन कर पाए। तो इतना बड़ा योगदान है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, इतना बड़ा योगदान है। और इन सभी क्षेत्रों को उसने आजाद किया था, ठीक है। लोग इनके महत्ता को नहीं समझते हैं, ठीक है। ये था आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग और चाहते हैं पढ़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस और जैसे क्रांतिकारियों के बारे में, भगत सिंह, ठीक है, जो भी है, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, किसी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। समय के अनुसार मैं चलाते रहूंगा क्लास, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। सुभाष चंद्र बोस आप लोगों को बेहतर लगेगा क्लास, ठीक है। फिर हम लोग आगे सिलेबस में अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्लास अगर आप लोगों को बेहतर लगता है तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्लास ला पाऊं और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों से, ऐसे ऐसे महान नेताओं से, ऐसे ऐसे वीरांगनाओं से आपको परिचित कराने का प्रयास करूंगा। जितना हमसे हो पाएगा उतना जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।